हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धुआंधार क्लास होने वाली है। आज के क्वेश्चन भी आपकी काफी अच्छी तरीके के हैं। तो चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, आपका दिया गया है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी किसे कहते हैं। अब आप कहेंगे मानक हिंदी मतलब क्या होता है। कह रहा है कि साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार किया जाना, केवल पढ़ने लिखने की हिंदी, या साधारण बोलचाल की हिंदी, या मध्यकालीन। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है कि साहित्यिक रूप से में हिंदी का स्वीकार जो रूप होता है ये आपका होता है मानक हिंदी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगर अपने हिसाब से बोला जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर जब मानक रूप हो जाता है, मानक अपना मानवीकरण हो जाता है, तो कहने के इसका प्रयोग साहित्य में भी करने लगते हैं, और जब साहित्य में करने लगते हैं तो एक प्रकार से मानक हिंदी बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, कह रहा है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। बताइएगा कि कौन सा शब्द का प्रयोग। देखिए जो अच्छा शब्द है इसका प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, ऐसा कौन सा वाक्य है। 2 को ऑप्शन देना है। देखिए पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह भी आ जाए। कहीं ना कहीं क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो कह रहा है कि तुमने अच्छा किया जो आ गए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें ऑप्शन जो आपका बी आ रहा है ना, क्योंकि ये तुमने अच्छा किया इसका मतलब ये विशेषण में नहीं आ रहा है, ये उसको बोलना है कि अच्छा हुआ कि तुम आ गए, लेकिन ये विशेषण नहीं है। विशेषण ऑप्शन बी वाले में है, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो आप कहेंगे स्थान की विशेषता बता रहा है कि स्थान क्या है, बहुत अच्छा है, और ये अच्छा क्या है, कहेंगे गुण होता है, और गुण जो होता है गुणवाचक विशेषण में आएगा। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, 3 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर दिया है मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। अब आप जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। काफी लोग इस क्वेश्चन में भी गलती करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चतुराई कहीं न कहीं देखा जाए, चतुर का चतुराई है ना, लड़ाई जो होती है लड़ाई भी है, और उतरना उतराई हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें मिठाई, तो ये भैया जो मिठाई शब्द है, तो मिठाई को तो मिठाई ही बोला जाता है ना भाई। मिठाई को मिठाई ही तो कहते हैं कि और कुछ कहते हैं। तो इसमें तो भाव नहीं दर्शा रहा है कि भैया यहाँ पर मिठाई में भाववाचक है। अगर ये हो जाता मिठास, क्या बोल देते हैं, मिठास अगर हो जाता कि मिठास है, अर्थात उस मिठाई की क्वालिटी बताने लगे कि इसमें मिठास है, कम है या ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग तब कह सकते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, किसमें, मिठाई में। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द देखो सब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर चांद की बिंदी लग जाए तो हमेशा वो तद्भव ही शब्द आपका बनेगा। जब कभी आधा अक्षर निकले, क्या आधा अक्षर निकले, तो 99% है कि वो तत्सम ही होगा। अब देखिए फोन नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप देखिए वत्स दिया गया है, और वत्स में आधा अक्षर है। जब तरा दिया गया हो, मना अर्थात जो संयुक्त अक्षर होते हैं ये भी आपके तत्सम में ही होंगे, तो इसका मतलब ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम आपका है। जब रा उड़ा हो ऊपर या नीचे कहीं भी रा हो तो वो भी तत्सम में होता है, मतलब ये भी हो जाएगा तत्सम। तो बस आपका पूछा है तद्भव, तो आपका आंसर मिल गया है यहाँ पर डी नंबर पंख। जो पंख आपका है ये क्या हो जाएगा, तद्भव। अगर पूछे कि इसका तत्सम क्या होता है, तो आपको हमने कहा था कि खा का परिवर्तन जब होता है वो छा में होता है। किसमें होता है, छा में होता है। तो कहीं ना कहीं आप बोल देते कि पक्ष इसका जो है तत्सम। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 5। क्या कह रहा है समझिएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम आपको चुनना है। अब देखो यहाँ पर तत्सम क्या है, यहाँ पर दिया है पड़ोसी, और पड़ोसी तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका बी हो जाएगा गेहूं, है ना, गेहूं का होता है गोधूम, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर जो तद्भव है आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन को लॉक करें। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे आंसर, संयम दिया गया है, संयम कहीं ना कहीं आपका तत्सम होगा। जन्म दिया गया है और लवण दिया गया है।
अब आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है तद्भव, तद्भव क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर संयम भी तत्सम आपका है, जन्म भी आपका है और यहाँ पर लवण भी है ना, क्योंकि लवण का तद्भव जो होता है वो होता है क्या, नॉन जिसे बोलते हैं। याद रखिए इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा सभी क्या है, तत्सम है, तो इसको ऑप्शन डी बनेगा, इनमें से कोई नहीं, जो कि जवाब देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर विनाश काल का समय है तो भैया क्या होता है कि आपका जो बुद्धि है, दिमाग काम करने वाला होता है, वो भी काम नहीं करता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है, की शब्द नजर आ रहा है। हमने कहा था जब भी कभी ऐसे पूछे तो आपको क्या होता है, दो सेंटेंस के बीच आपको बस योजक चिन्ह आपको देखना है कि जुड़ा किससे है। अगर ये आपका की से जुड़ा है या तो जो शब्द आपका होता है जिससे जुड़ा होता, तो यहाँ पर हमेशा क्या हो जाता, ये क्या होता है 7 नंबर में। चलिए 7 को ऑप्शन सी आ रहा है, मिश्र वाक्य, बिल्कुल सही है। ऑप्शन जिसका आया सी नंबर, मिश्र वाक्य आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, आज बहुत पानी गिरा। दोस्तों यहाँ पर बताइए क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, आपका आंसर क्या बनेगा? अब आप कहेंगे सर इसमें ऐसा कोई योजक चिन्ह नहीं लगा है और एक ही यहाँ पर सेंटेंस है। बिल्कुल देखा जाए तो ये सरल आपका लिखा है, इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है, तो सीधा सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए नंबर है, राइट कर देंगे, ये सरल वाक्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्या कह रहा है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। अभी हमने एक बात बताया था कि भैया यहाँ पर जब तब है ना, ये शब्द आपको दिए गए ना, जब तब, जैसा वैसा, यद्यप तद्यप की, ये शब्द जो मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? तो आप कहेंगे सर ये मिलते हैं आपके मिश्र वाक्य में। ठीक है ना, मतलब दोनों सेंटेंस को जो आपके जोड़ देते हैं, जब तब, यद्यपि तद्यपि तथा, ये जो होते हैं ना, ये सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, मिश्र वाक्य आपका बन जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 10 आते हैं। 10 नंबर कह रहा है क्या कि यद्यपि वह अस्वस्थ है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है। यहाँ पर जो त्रुटि है वो आपकी कौन सी त्रुटि है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो सकता है? और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आपने डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, मतलब डेली अगर आप टेस्ट पेपर लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा वाले क्वेश्चन। 10 का ऑप्शन आ गया है बी नंबर, जिसका आया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। मतलब पूरी तरीके से आपको मालूम है, हमने बताया था यद्यप दिया है तो यद्यप के साथ परंतु नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना, यद्यप के साथ परंतु नहीं होगा, याद रखिएगा। यद्यप वह अस्वस्थ है तथापि क्या होता है, यद्यप की जगह अगर तथा मतलब परंतु की जगह तथापि हो जाता तो आप कह देते सर ये आंसर बन जाएगा। तो गड़बड़ी आपकी मिल चुकी है, आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 11, क्या कह रहा है कि वृक्षों पर कोयल कूक रही है। यहाँ पर त्रुटि है या नहीं है बताइएगा, यहाँ पर क्या त्रुटि है, जवाब देना है। तो आप कहेंगे वृक्षों पर कोयल कूक रही है, कोयल कूक रही है, इतने दूर में आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक कोयल की बात हो रही है। कितनी? एक कोयल की बात हो रही है। जब एक कोयल की बात हो रही है, इतने सेंटेंस में ऐसा लग रहा है, तो आप कहेंगे सर ये जो वृक्षों लगा है गलत लिखा है। यहाँ पर अगर वृक्ष लग जाता, क्या अगर वृक्ष लिख जाता तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता। तो यहाँ पर याद रखिए वृक्षों के स्थान पर वृक्ष कर दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 12, कह रहा है कक्षा के सभी लड़के गुरु जी की मन से श्रद्धा करते हैं। ऐसा है भैया, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जो दिया है सेंटेंस से क्या बिल्कुल सही दिया है? या कक्षा के सभी लड़के गुरुजी की मन से श्रद्धा करते हैं, आप आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर करना जो शब्द दिया है ना, श्रद्धा करते हैं, याद रखिए चाहे गुरुजी हो या आपके भगवान जी हो, श्रद्धा की नहीं जाती है, श्रद्धा रखी जाती है। तो इसका मतलब ये हो जाए कि अगर इसमें ये होता कि कक्षा के सभी लड़के गुरुजी की मन से श्रद्धा रखते हैं, क्या मन में मन से श्रद्धा रखते हैं अगर हो जाता, तब आपका आंसर बिल्कुल सही बन जाता। तो गड़बड़ी है आपकी किसमें? इसमें गड़बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर क्या, आपके सामने 4 शब्द दिए गए हैं और 4 शब्द में आपसे ये कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी जो आपकी इनमें से है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर आपको वर्तनी जांचना है कि शुद्ध वर्तनी जो आपकी है इसमें से शुद्ध वर्तनी है कौन सी, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर दुदुम्भी दिया गया है, दुदुम्भी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो दुदुम्भी जो ऑप्शन है, दुदुम्भी, ये तो आपका गड़बड़ लग रहा है। दुदुम्भी आपको दिया गया है और इसके बाद यहां पर दिया गया है बी नंबर, ए नंबर और 3rd नंबर में कोई अंतर है क्या? यहां पर देखा जाए तो दुदुम्भी, दुदुम्भी और दुदुम्भी,
सब एक है जैसे हैं। अगर हम आपसे ये पूछ लें अशुद्ध कर दीजिए, क्या अगर यहाँ पर अशुद्ध कर दिया जाए, क्योंकि तीन तो आपके एक जैसे लग रहे हैं, तो यहाँ पर अशुद्ध कर दीजिए, अशुद्ध कर देंगे तब आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपके ये भी एक जैसे लिखा है, ये भी लिखा है एक जैसे, और ये भी लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं शब्द कर देंगे अशुद्ध वाला, तो आपको बी नंबर ये आपका जो लिखा है दूसरा आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में टाइपिंग में गड़बड़ी है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया महामहिम। चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 14 आ गया है और आपसे कह रहा है महामहिम। तो महामहिम किस प्रकार से लिखेंगे? महामहिम ये तो देखो गलत लिखा है ना, यहाँ से ये गलत हो गया। महामहिम, महिम शब्द ये आपका गलत लिखा है, महामहिम ये भी गलत लिखा है। पहला देखिए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया है, कह क्या रहा है अंत्योदय, क्या दिया है अंत्योदय। अंत्योदय कार्ड सुने होंगे आप लोगों ने, है ना, जो राशन वगैरह मिलता है ना, गल्ला वगैरह मिलता है, मोदी जी योगी जी जो देते हैं गेहूं गल्ला, तो उनमें एक शब्द आपने सुना होगा कभी न कभी अंत्योदय, जिसमें राजस्थान अपने आप में अव्वल रहता है। यहाँ पर देखिए अंत्योदय जो आपका ये है आपका गलत लिखा है, ये अ की मात्रा होती नहीं, यहाँ से ये गलत लिखा है। इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर, अंत्योदय जो लिखा जाएगा इस प्रकार से लिखा जाएगा। मतलब जिसका भी ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर है, जवाब आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि संजीव का संविच्छेद आपको करना है। क्या करना है? संजीव का संविच्छेद करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन को लॉक किया जाए, आपका आंसर में से क्या हो सकता है। अब आप यहाँ पर कहेंगे संजीव, संजीव तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर संविच्छेद पूछा गया, विच्छेद मतलब तोड़ना है। फिर दिया गया समधनजीव, और इसके बाद ये, तो देखा जाए तो बिल्कुल आंख मूंद कर आंसर मार सकते हैं कि सर यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तोड़ने पर कहीं ना कहीं यहाँ पर माँ आएगा, लेकिन माँ होना चाहिए शुद्ध रूप से आधा होना चाहिए था। तो इस कारण से जो ऑप्शन आपका बी है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आपके घर में गेहूं चावल वितरित होते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में कोटा है, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में, कह रहा है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण पूछा गया है, और स्वर में क्या होता है? स्वरों का ही मेल होता है, स्वरों में स्वरों का ही मेल होता है। तो आप बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है पवन, है ना, और यहाँ पर दिया नमस्कार। ये जो आधा सा है इसको अगर हटाएंगे तो विसर्ग लग जाएगा, नमः धन कार हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है। मनोधन है, मना धन हो जाएगा, ओ की मात्रा हटेगा और विसर्ग लग जाएगा। संयोग में यहाँ पर सम धन योग होगा, ये तो व्यंजन संधि है। इसका मतलब ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पवन। दोस्तों याद रखिए पो धन अन क्या बनेगा? पो धन अन हो जाएगा। और अगर हमसे पूछे कि ओ की मात्रा होती किसमें है, तो आपने पढ़ा होगा आयादी संधि। क्या पढ़ा है? आयादी संधि। क्योंकि आयादी संधि में कहा जाता है कि भैया ओ की मात्रा है ना, और कौन सी और की मात्रा है ना, और साथ में होता है ए होता है और ऐ होता है। इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आए तो ऐ आए औ आओ हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका ए नंबर। ट्रिक आपको बताते हैं, जब स्वर संधि में अयादी संधि की बात कर दे तो याद रखिए 3 अक्षर का ही नाम मिलेगा, 3 अक्षर का नाम मिलेगा, और 99% ये मिलेगा जिसमें से आपको मात्राएं नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे महेश्वर का शुद्ध संधि आपको करना है। महेश्वर का शुद्ध संधि रूप इनमें से क्या होगा? तो आप बताइए महे मतलब ये जो आपका ए की मात्रा है कहीं ना कहीं इसे हटाया जाएगा और मात्रा क्या बनेगी? यहाँ पर महा बनेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 18 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? जल्दी से बताइए, इसका जो आंसर आपका आ रहा है क्या हो जाएगा? महाधन ईश्वर बनेगा, क्योंकि इसमें तो बनेगा नहीं, ऑप्शन बनेगा 3rd नंबर है महाधन ईश्वर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछे इसमें संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे सर हा में मात्रा काय की है? ए की मात्रा है। जब ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है और अर होता है, ये 3 रूल होते हैं किसके? आपके गुण संधि के होते हैं, याद रखिएगा। गुण संधि में बस आपको देखना क्या है कि ऊपर मात्रा किस चीज की चढ़ी है। अगर ए चढ़ा है या ओ चढ़ा है या बीच में ऋषि आ जाता है, अर आ जाता है, तो आपका गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आ गया है 19 यज्ञशाला। अभी बताइएगा यज्ञशाला दिया गया है, अब आप बताइए इसमें कौन सा यहाँ पर समास है, इसका आंसर क्या बनेगा? चलिए अब यज्ञशाला दिया गया है, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है? चलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा या द्वंद्व समास हो जाएगा, या इनमें से क्या हो सकता है? यज्ञ के लिए शाला बनेगा, है ना। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। इसका जो आपका
मेन पद आपका है वो क्या है, लास्ट वाला है, और जिसका अंतिम पद प्रधान होता है वो होता है आपका तत्पुरुष समास होता है। तो आप समझेगा बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है साग पात में कौन सा समास है, साग पात में कौन सा समास है। साग पात और बीच में लगा है डैश। जब कभी भी डैश लग जाए अर्थात योजक चिन्ह लग जाए तो वहां पर हमेशा क्या होता है, दोनों का ही क्या होता है, अर्थ निकलता है, दोनों ही अपने आप में प्रधान होते हैं। जब दोनों ही प्रधान होंगे तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, ये द्वंद्व समास है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, मोटा पतला हो गया, क्या मोटा पतला, ये अगर हो जाता है, साग पात हो जाएगा। कभी कभी थ्योरी में दे देता है कि सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, तो घास फूस ये क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे कि सर जी ये बताइए दुबला पतला में समास क्या है, अगर हम आपसे पूछे कि दुबला पतला में समास क्या है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हैं वो बताएंगे दुबला पतला में समास क्या है। जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हैं, अनुभवी लोग जितने भी हैं, वो लोग कमेंट जरूर करें। हमेशा हम आपको क्वेश्चन पूछा करते हैं कि जल्दीबाजी में आपसे गलती ना हो जाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नए स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर दुबला पतला में समास आपको बताना है, क्या जवाब हो सकता है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं दुबला पतला में समास क्या होगा, तत्पुरुष हो जाएगा, क्या तत्पुरुष हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछे, अगर ये पूछे कि दुबला का मतलब क्या होता है, पतला का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी दुबला उसी को भी कहेंगे, पतला भी उसी कहेंगे। इसका मतलब ये द्विरुक्ति वर्ण है। जैसे एक शब्द होता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे में समास होता है अव्ययी भाव समास, क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। वैसे ही भैया दुबला का मतलब भी वही होता है, पतला का भी मतलब वही होता है। तो इसमें क्या है आपका अव्ययी भाव समास है, क्या अव्ययी भाव है, याद रखिएगा। आप लोग यहाँ पर द्वंद्व समास मत लगाइएगा, याद रखिए इसमें गड़बड़ी हो सकती है। बहुत ऐसे गड़बड़ी कर रहे हैं क्योंकि दुबला और पतला का मतलब एक ही होता है, जबकि द्वंद्व समास का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट, अर्थात जो जेंडर होते हैं वो बदले हुए होते हैं। जैसे माता दिया गया है तो पिता दिया गया होगा, है ना। घास दिया है, फूस दिया है, पाप दिया है तो पुण्य दिया है, एक दूसरे के विलोम होता है, वो होता है द्वंद्व। उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे, गलती नहीं करोगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है पनचक्की में आपसे समास पूछा गया, पनचक्की। अब ये पनचक्की दिया गया है तो यहाँ पर आप कहेंगे पनचक्की दिया गया है, तो पन के लास्ट में हम कुछ भी बदलते रहे, चक्की की जगह और भी कुछ कर सकते हैं, पनघट भी कर सकते हैं, क्यों भाई। अगर हम आपसे पूछे पनघट कर दो, पनघट में, तो आपने कहे सर बदला क्या है, आपने चक्की को बदलकर यहाँ पर घट लगा दिया है। इसका मतलब आपने प्रधान पद को ही बदला है। तो प्रधान पद क्या है, अंतिम पद है, और जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची दिया गया है, देखो यहाँ पर अगर बात करें 22 नंबर में कमल का पर्यायवाची इनमें से है कौन। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है नीरद, यहाँ दिया है नील नद, यहाँ पर दा, कहीं ना कहीं देखो जाए जब दा होता है तो वो बादल का ही होता है। यहाँ पर जो दिया गया है क्या दिया है, कोक नद, क्या दिया है, कोक नद। तो भैया कोक नद जो आपका दिया है ये है किसका, तो आपके कमल का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और नीरद जो होता है, नीरद होता है बादल का होता है, याद रखिए बादल का बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर आ गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाम कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। भाई कृष्ण भगवान को आप लोग क्या क्या बुला सकते हैं, आप कहेंगे सर कृष्ण भगवान को जगन्नाथ भी कहते हैं, इतना पता है कि नहीं पता है, जगन्नाथ भी कहते हैं, किसको, सब भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। क्योंकि आपको हमने जीएस में पढ़ाया था, क्या आपको पढ़ाया था कि उड़ीसा में एक रथ यात्रा निकलती है भगवान जगन्नाथ की, और जगन्नाथ की जो यात्रा है भगवान श्री कृष्ण की ही यात्रा है। उसमें भगवान बलराम और आपके कृष्ण और उनकी जो बहन थी सुभद्रा, उन तीनों के यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग रथ निकलते हैं। तो जगन्नाथ भी बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को, है ना। यहाँ पर हे केशव आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा महाभारत, उसमें भी आपका केशव शब्द आपके अर्जुन कहते हुए आपको मिलेंगे, हे माधव भी मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा उसी हो जाएगा केवट। भाई केवट तो नहीं कहा जाता है, और शब्द आपने सुना होगा। हम किसी न किसी पॉइंट को कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, ऐसे तो नहीं रट सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान जरूर कर सकते हैं कि भैया महाभारत जब देख रहे थे तो अर्जुन ने यहाँ पर भगवान कृष्ण को बोला था हे माधव, है ना, हे केशव, ये बोला था। तो चलिए इसका ऑप्शन सी बन गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची। अब देखिए 24 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए
सरसिज दिया है, जा शब्द दिया है, इसका मतलब आपका जल में उत्पन्न हुआ है, ये आपका कमल है। जा इसमें भी दिया है, इसमें भी हो जाएगा। यहाँ पर जा दिया है, इसमें भी हो जाएगा। लेकिन दा होता है किसमें? बादल में। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका वारिद दिया है, ये बादल का है। तीनों जो आपके हैं वो कमल के। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मनोज बताना है। मनोज, अब यहाँ पर देखिए क्लास में मनोज भी यहाँ पर है ना, और मनोज आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो चलिए भाई जवाब देना है मनोज। ये पर्यायवाची किसका होता है? और ये हमेशा एग्जाम में और मॉडल पेपर में मिलता भी है। अब आप कहेंगे सर जो मनोज है ये पर्यायवाची होता है कामदेव का। किसका होता है? कामदेव का होता है। कामदेव की पर्यायवाची में काफी ऐसे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप समझेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कर। देखो क्या दिया है? कर। अब यहाँ पर कहेंगे सर जो आपका दिया है कर, तो कर का समानार्थी शब्द है क्या? कर का समानार्थी क्या होगा? तो कर का मतलब सूर्य की किरणें भी होती हैं, और कर का मतलब हाथ भी होता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, हाथ बन जाएगा। ठीक है ना, जीभ मत लगा देना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27, अरि जो होता है किसे कहते हैं? अरि। अरि किसे कहेंगे? अरि का पर्यायवाची बताना है। तो अरि मतलब होता है शत्रु। किसे कहते हैं? शत्रु को कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कृपण का उपयुक्त विलोम क्या होता है? कृपण का उपयुक्त विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है, कृपण का विलोम बताना है। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए परोपकारी दिया है, दानी है, भिखारी है और स्वार्थी दिया गया है। तो कहने के कृपण का विलोम हो जाएगा क्या? यहाँ पर आंसर हो जाएगा दानी। क्या हो जाएगा? दानी। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लघिमा का विलोम क्या होता है? लघिमा और इसका विलोम पूछा गया है। जब आपसे पूछे लघिमा तो इसी के अनुसार आपको जवाब देना है। ठीक है ना। यहाँ पर लघिमा तो कहीं ना कहीं इसी के अनुसार मात्रा भी लगी होगी, और मात्रा मिल गई है कहां पर? आपकी लघिमा, और यहाँ पर दिया गया है गरिमा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निर्देश दिया गया है कि निम्न शब्दों में से उपयुक्त विलोम आपको चुनना है। यहाँ पर दिया है परोक्ष, और परोक्ष का अगर पूछे कि विलोम होता क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? परोक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष मतलब होता है जो आपको सामने ना हो। ठीक है, जो आपके सामने ना हो उसे बोलते हैं परोक्ष। और इसका विलोम होता है जो आपके सामने हो, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष जो दिया गया है वो ऑप्शन बी नंबर पे आपको दिया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। जब भी कभी अप पूछ दिया है, और अप का विलोम हमेशा क्या होता है? उत ही होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे बोलते हैं मृत्युंजय। क्या बोलते हैं? मृत्युंजय बोलते हैं, याद रखिएगा, मृत्युंजय कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है वह जिसके समान दूसरा नहीं है। वह जिसके समान दूसरा नहीं है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए 32 को ऑप्शन देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 32 नंबर और 32 का अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए आपका आंसर मिल चुका है। यहाँ पर देखिए अनुपम, या इसे बोल देते हैं अद्वितीय, है ना। जिसके समान दूसरा ना हो, अनुपम अर्थात जो अद्वितीय हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर जो सब कुछ जानता है तो उसकी फिर बातें करनी क्या है? मतलब देखा जाए जो सब कुछ जानता है मतलब इसे कहेंगे सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे भैया 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं कह रहा है अतीत, नवीन, आधुनिक और समसामयिक। अब आपको थोड़ा सा रीजनिंग वाला दिमाग लगाना है। ठीक है, अब आपको रीजनिंग वाला दिमाग लगाना है कि इनमें से जो आपका भिन्न है वो आपका है कौन? इनमें से जो भिन्न है आपका है कौन? रीजनिंग वाला अब आपको दिमाग लगाना है। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के आपको मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए, है हिंदी के क्वेश्चन लेकिन आपको लगेंगे ये रीजनिंग के हैं। तो चलिए फिर बता दीजिए जल्दी से क्या बनेगा। आप कहेंगे सर जी अतीत, नवीन, आधुनिक और समसामयिक। तो कहीं ना कहीं समसामयिक आ जाता है करंट अफेयर जो चल रहा होता है। आधुनिक भी उसी को कहा जाता है, नवीन भी उसी को कहा जाता है। लेकिन अतीत होता है भैया क्या? अतीत मतलब होता है जो बीता हुआ समय होता है ना। अतीत में चले गए, कोमा में चले गए, तो ये अतीत होता है जो पुरानी बातें होती है ना। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट बताइए। अगला इसी से जुड़ा हुआ मिल गया है, कह रहा है सुनहले, रुपहले, कनक और चमकीले। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा।
कह रहा है आपसे सुनहरे, रुपहले, चमकीले और कनक। देखा जाए तो बोलने से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है, अंतर मिल रहा है। अंतर कहां मिल रहा है? आप कहेंगे सर जो कनक दिया गया है यही इसका अंतर है, क्योंकि कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, है ना। कनक का अर्थ होता है स्वर्ण होता है, और सुनहरे, चमकीले, रुपहले ये समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं असंगत कौन है? यहाँ पर सी नंबर असंगत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आते हैं। अरे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो दुनिया के कौन क्वेश्चन है समझ में आएंगे? ये भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो बेकार है ऐसी कंपटीशन की तैयारी करना। फालतू में रोटी बनाइए घर में, और लड़के हो तो भौरिया बनाइए। मतलब आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि चार में अंतर क्या आ रहा है। भैया सुनहरा अलग होता है, रुपहले अलग होता है, चमकीले ये तो तीनों एक है जैसे है ना, और कनक अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे, यहाँ पर दिया है रोगी, दवाई, चश्मा और चिकित्सक। इन चारों में से जो भिन्न है पर देखे, रोगी है, दवाई है, चश्मा है और आपका चिकित्सक है, कहीं ना कहीं आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों चश्मा का संबंध आंख से होता है, जबकि रोगी दवाई भी खाएगा, चिकित्सक एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। तो चश्मा क्या है, इनमें से अलग है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? चश्मा बन जाएगा, चश्मा। ठीक है, इनका किसी से मतलब नहीं है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है खोपड़ी खुजलाना, इसका अर्थ क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते अटक गए तो क्या होते हैं, खोपड़ी खुजलाने लगे। मतलब क्या हो गया? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? दुविधा में पड़ना। आप कभी रास्ते में जा रहे हैं, और जब रास्ते में जा रहे होते हैं तब भी कभी आपको जब राह नहीं सूझती तभी आप खुजलाने लगते हैं खोपड़ी, मतलब दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन डी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है 3-5 करना। 3-5 करना मतलब क्या होता है? ये भी शब्द आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हमसे 3-5 मत करना। मतलब यहाँ पर घुमाव फिरा की बातें मत करिए, डायरेक्ट हमसे बात करिए। तो घुमाव फिराव करना ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे शैतान के कान कतरना, इसका जवाब देना है। और शैतान के कान कतर दीजिए, बड़ी अच्छी बात है। अब आप कहेंगे शैतान के कान करना मतलब चालाक होना। भैया ऑप्शन डी हो जाएगा, चालाक होना आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो अगला दिया गया है कि जस दूल्हा तस बनी बराता। क्या? जस दूल्हा तस बनी बराता। यहाँ पर 40 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है कि सभी साथी एक ही जैसे, सभी साथी एक ही जैसे, ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि अपनी डफली अपना राग, है ना। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं कि सर जी अगला आगे क्वेश्चन में बढ़िए, अपने क्वेश्चन में बढ़िए, लेकिन हम अगले बोलते चले जा रहे हैं, दूसरे बोलते जा रहे हैं। तो अपनी डफली अपना राग मतलब ये कह सकते हैं कि आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, संगठन का अभाव होना, अपना दुखड़ा रोना या स्वतंत्र होना। तो यहाँ पर देखिए सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। जैसे कुछ कह रहे सर जी मेरा नाम ले लो, कुछ कहेंगे मेरा नाम ले लो, तो वही हो गया सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं निम्न लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है ना, इस क्लास में सब पढ़ने आए थे लेकिन आपस में क्या है, बातें ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो कार्य के लिए आप आए थे उस कार्य को तो आप कर नहीं रहे हैं, दूसरे कार्य में लग गए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या होगा कि तुच्छ कार्य में लगना, है ना। आए थे हरिभजन को, हरिभजन तो होगा नहीं, कपास लगेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं इसको आंसर लगा दीजिए। सबसे बेस्ट जो लग रहा है वो आपका थर्ड लग रहा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तुच्छ कार्य करना, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर टारगेट आपका बहुत अच्छा था लेकिन बाद में क्या हुआ, अब पकौड़े बेच रहे हैं। मोदी जी ने कह दिया कि आत्मनिर्भर बन जाओ, तो आप लोगों ने कहा हम पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर क्या चाय बेचेंगे, लेकिन अपना मेहनत तो करिए। मेन कह रहा है माया महा, देखो समझिएगा, यहाँ पर दिया है माया महा ठगनी हम जानी, तिरफुन फांगे लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। अब इसमें है क्या, यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि जो अलंकार है इनमें से वो कौन सा अलंकार हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा कठिन आपका है, यहाँ पर ये कठिन है। याद रखिए ये है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर माया को महाठनी कहा गया है। क्या, माया को महाठनी कहा गया है और मधुर वाणी बोलने वाले को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, थोड़ा सा क्या है लॉजिक वाला है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं पट पीत मानो तड़ित रुचि सुचि नयमिका जनक सुतारहूं। यहाँ पर बताइए कौन सा अलंकार इनमें से हो सकता है। इसमें से आपको पहचान दी भी गई है। यहाँ पर देखिए आपका जो पहचान है इनमें से क्या हो सकता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या और क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए हाँ, क्वेश्चन अलंकार के अलग से हम आपको क्लास लगा देंगे तो अलंकार कुछ ज्यादा आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना,
कोई दिक्कत आपकी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपका दिया है, कह रहा है पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नैमिका जनक सुतारहूं। इसका आंसर क्या बनेगा? तो भैया इसमें आपको लग रहा है मानव लिखा है, लेकिन ये मानव वो वाला मानव नहीं है। इसका आंसर आपका उपमा अलंकार होगा, ठीक है ना। पत और पीठ ये दोनों जो आपके दिए हैं, पट और पीठ दिए हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो आपकी हुई है ये यहाँ पर आपकी समानता की गई है, दोनों की आपस में यहाँ पर समानता की गई है। उसका गुण रूप जो है उसके धर्म की तुलना में, अर्थात उसका जो आपका धर्म है और उस रूप में जो आपकी समानता दर्शा दिया गया है। तो इसका आंसर आपको ए लगाना है। स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे गलती हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गर्व करहु रघुनंदन जिन हम माह देखऊं आपन मूरत सीके छाह। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर होगा आपका प्रतीप अलंकार। ये प्रतीप अलंकार की अगर बात करते हैं तो जब उपमेय में उपमान का रूप और उपमान को उपमेय के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो वहां पर क्या होता है? प्रतीप होता है। इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? यहाँ पर बताना है कि हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर थर्ड नंबर है वीर गाथा काल। क्या बोले हैं? वीर गाथा काल का है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर थर्ड नंबर। यहाँ पर दोस्तों आपको मालूम है कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीत काल, गद्य काल ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर अलग अलग किए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? प्रेमचंद की रचना इनमें से कौन सी है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। 47 नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो कहेंगे पंच परमेश्वर, ये तो कहानी है, इन्होंने लिखा भी है ना। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि आपका जो आंसर बनेगा पहला ही आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया 48 में, कह रहा है हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार जो है वाक्य कौन है? सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार पूछा गया है और इनमें से जो आंसर बनेगा क्या हो सकता है? तो जब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका चतुर्सेन शास्त्री भी है, जयशंकर प्रसाद भी है और प्रेमचंद भी है। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए आपका प्रेमचंद आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। प्रिय प्रवास जो है किसकी है? बताइएगा प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है? प्रिय प्रवास जो रचना है वो किसकी रचना है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की है या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है? चलिए जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? चलिए प्रिय प्रवास जो आपकी है मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। किसके है? हरिऔध, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? चलिए बताना है कि रसिक प्रिया के जो रचनाकार है यहाँ पर क्या हो जाएगा? रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया की अगर बात कर देते हैं तो आप कहें सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो आपके केशवदास क्या हो जाएंगे? केशवदास, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता, ये ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आप देना है कि झांसी की रानी, क्या दिया है कि जो झांसी की रानी है ये किसकी रचना है? यहाँ पर जो आप देना है क्वेश्चन नंबर 51 है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग क्या करेंगे? होमवर्क के रूप में इसको जवाब देना है। आप सभी लोगों को जवाब देना है कि झांसी की रानी ये जो रचना है वो किसकी रचना है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जब आप लाइन कमेंट कर रहे होते हैं तो आप बताएगा कि आप लोग कहां से जुड़े हैं, कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आज यहाँ पर ऐड नहीं। चलिए।